मिनट में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं आपका फैसला, यानी कि 5 राज्यों का फैसला जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। असम में स्थिति साफ दिखाई दे रही है, भाजपा वापसी कर रही है। इसी तरह से केरल में 10 साल बाद कांग्रेस ने सत्ता की चाबी हाथ में ली है। तमिलनाडु में बड़े चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। हालांकि विजय, जिन्हें एग्जिट पोल में कोई भी तीसरे स्थान से ऊपर नहीं लेकर के आ रहा था, लेकिन वो सरकार में अहम कड़ी रहेंगे। उन्हें हालांकि अलायंस की आवश्यकता होगी। क्लियर मेजोरिटी उन्हें नहीं मिली है, लेकिन फिर भी कहूं कि एक लार्जेस्ट पार्टी के रूप में 2024 में कोई अभिनेता से नेता बनने के लिए पार्टी बनाए और उसके बाद सबको पीछे छोड़ते हुए इस तरह से इतनी सीटें बटोरे। बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो ममता बनर्जी के हाथ से सरकार जाती दिखाई दे रही है। वहां चौका नहीं लगा पाई है ममता बनर्जी, लेकिन पहली बार भाजपा सरकार बनाती दिखाई दे रही है। 2/3 मेजोरिटी के साथ में वहां सीटें बीजेपी जीत रही है। तो चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल इस वक्त मौजूद है। राजीव जैन साहब हैं, प्रमोद वशिष्ठ साहब हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं। प्रमोद जी, आपके पास में आना चाहूंगा। दिल्ली के गलियारों में जो क्या चर्चा कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो सभी की निगाहें 5 राज्यों के चुनाव परिणाम पर दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6:30 बजे, जैसे पहले से ही अनाउंस कर दिया गया था, कि भाजपा कार्यालय में जाकर 3 राज्यों की जीत का जश्न मनाएंगे। खैर, इन चुनाव परिणाम पर आपका मैं सीधा एक रिएक्शन चाहूंगा। किस तरह से देखते हैं आप? देखो योगेंद्र जी, अप्रत्याशित अप्रत्याशित अप्रत्याशित, खास तौर से बंगाल का जो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा तख्ता पलट किया है, ये एक बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए उपलब्धि है। 17 राज्यों में अभी इनके मुख्यमंत्री हो जाएंगे, लगभग जीत ही चुकी है। अब इसमें कोई दोहराय नहीं है, क्योंकि बंगाल का जैसे कुछ पोल बता रहे थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी आएंगी ज्यादा, एग्जिट पोल। कुछ पोल जैसे हमारा अनुमान था कि बहुत कड़ी टक्कर है, मुश्किल आएगी, टीएमसी के लिए था। लेकिन जो उनका सपना था भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का, वो पूरा हो गया। और इस सपने को पूरा कराने में अहम कड़ी जो उभर कर आए हैं, अमित शाह पूरे सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, और कोई संत बना के उनको चला रहा है, कोई क्या बना के चला रहा है। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा आज दिन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। असम में उम्मीद से बाहर लगभग 100-100 सीट के करीब असम में भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है। पांडुचेरी में तो आई गई है। तमिलनाडु में आप देखिए, जो अभिनेता से नेता बने हैं, उन्होंने अच्छा एक प्रदर्शन करते हुए लगभग 5-6 सीटों से वे मात्र बहुमत से दूर है। तो 5-6 सीट तो मिली जाएंगी, शायद 6 सीटें वहां कांग्रेस भी जीत रही है। हो सकता है कांग्रेस समर्थन ले, किससे ले, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से शायद समर्थन नहीं लेंगे। और इन चुनावों का जो मेन चीज ये है, तो एक जो अब इसका जो सीधा असर है, दिल्ली में यह माना जा रहा है कि ये कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी इस बार जीतती है तो इंडिया गठबंधन मजबूत होकर उभरेगा और संभवतः उनको इसकी कमान सौंप दी जाए। लेकिन वो इनका सपना अब धरा की धरा रह गया। अब निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को यह बहुत बड़ा झटका लगेगा, जो उनकी सोच को बड़ा झटका लगेगा। जो आगे के प्रोग्राम उनको सारे बदलने पड़ेंगे। और ये भी एक मैं आपको बड़ी बात बता दूं कि अब जो 27 में चुनाव होने जा रहे हैं, 27 में अब उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, फरवरी मार्च तक लगभग, उत्तराखंड के चुनाव हैं, पंजाब के चुनाव हैं। इन पे अब इसको भारतीय जनता पार्टी इस जो ये इनका जबरदस्त इनको जो उपलब्धि हासिल हुई है बंगाल के रूप में, इसको ये भूलने नहीं देगी और इसको ये 27 तक इसको जारी रखेंगे। अब इन चुनाव में भी कांग्रेस को बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। और साथ ही राजस्थान में पंजाब पंचायत चुनाव है, निकाय चुनाव है, हरियाणा में निकाय चुनाव अभी हो रहे हैं। इन सब पर ये चुनाव बड़ा इफेक्ट डालेंगे। बीजेपी चारों तरफ जो हो गई है, वो निश्चित रूप से, इसमें कोई शक दोहराए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में जाकर एक बहुत जीत कर बहुत ही बड़ी उपलब्धि वहां हासिल करी है और उन हिंदुओं का सम्मान वापस शायद लाने की ये कोशिश करें कि जिनके साथ वहां अन्याय हुआ। इसमें कोई शक शुबा नहीं है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि 60-40 चल रहा था, 60% मान रहे थे भाई
वो भारतीय जनता पार्टी आएगी बंगाल में 40% में, ये थोड़ी वो थी कि हो सकता है कि ममता बनर्जी टीएमसी आए। टीएमसी आने का कारण ये माना जा रहा था वहां कि वहां 1 लाख पाड़ा क्लब है। पाड़ा यानी मोहल्ला, मोहल्ला क्लब ममता बनर्जी ने बनाए हुए, जिनको पिछली बार उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए दिए, जिसमें महिला भी है, सामाजिक गतिविधि होती है, खेल कूद होती है, बच्चों को खिलौने तक दिए जाते हैं, ऐसी जो चीजें उन्होंने बना रखी थी। तो पन्ना प्रमुखों ने, भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुखों ने इन पाड़ा क्लबों को परास्त किया। इनकी ये रणनीति थी कि ये किसी से मिले ही नहीं, मीडिया को भी नहीं जाने दिया, ये मोहल्ला क्लबों में किसी को अलाउ ही नहीं था, और यहाँ के वर्कर ही निकाल के लाते हैं। तो इस चीज में गहरी चोट अमित शाह ने पन्ना प्रमुखों के द्वारा की है, और ये लगभग 200 का आंकड़ा छूना है प्रत्याशित, बहुत बड़ा है प्रत्याशित। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि अगर यूं देखें तो हम 2011 से इस बीजेपी का जो सफर वहां शुरू हुआ, 2011 में 0 सीट, 16 में 3, फिर उसके बाद 21 में 77 और अब सरकार। तो ये एक बड़ा फैक्टर है और इसमें कोई संदेह नहीं है। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन एक बड़ी एक्सरसाइज भी भाजपा की इसमें देखी जा सकती है, कही जा सकती है। पहली मर्तबा हम लोग जयपुर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ देखिए पहली बार ऐसी स्थिति बनी कि जयपुर से बंगाली बाइयां गायब थी इलेक्शन के दौरान। गायब का मतलब यह है कि वोट डालने चली गई, बंगाली गार्ड थे, कोई नहीं थे, सब लोग वोट डालने के लिए गए। तो ये एक बड़ा, मुझे लगता है कि एक फैक्टर था जिताने के अंदर। और आरोप लगे केंद्रीय एजेंसियों ने बिल्कुल डील नहीं दी, उसकी वजह ये बता रही है बीजेपी की वहां पे जिस तरह से बदमाशी और गुंडागर्दी होती थी उस पर अंकुश लगाने के लिए ये सब कुछ किया। और पहली बार लगातार पहले अधिसूचना जारी होने से पहले से ही सड़क से संसद तक इलेक्शन कमीशन पे आरोप भी लगाए गए। मैं राजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा, ये पहला ऐसा चुनाव रहा जिसके अंदर केंद्रीय एजेंसियों का बड़ा दखल रहा। बीजेपी का कहना है कि अगर ये सब कुछ नहीं होता तो हिंसक घटनाएं हो सकती थी बंगाल में। दूसरा, सड़क से संसद तक इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से विपक्ष के टारगेट पे रहा, आरोप लगाए गए, यानी कि उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव तक की भी बात की गई। तो ये सब कुछ चुनाव अभी भी ये सब चीजें स्टैंड करेंगी विपक्ष के लिए एक कमेंट के रूप में कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से बीजेपी ने मैनेज किया था। देखिए, विपक्षी दल तो शुरुआत से ही आरोप लगा रहे थे, अब लेकिन नतीजे के बाद अलग तरीके से आकलन करेंगे, सारे दल अपने अपने तरीके से आकलन करेंगे। अच्छा, मुख्य मुकाबला तो भाजपा और टीएमसी में था, लेकिन असर बहुत दूसरे दलों पे भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक राज्य का चुनाव है वहां किसी 2 दलों के बीच मुकाबला है, लेकिन तीसरे जैसे प्रमुख दल कांग्रेस भी है, राष्ट्रीय दल है, लेकिन इंडिया गठबंधन पर जैसे प्रमोद जी कह रहे थे बड़ा असर पड़ेगा। उसके दोनों प्रमुख जो घटक दल थे, एक है तमिलनाडु का स्टालिन और ये ममता बनर्जी, ये दोनों इंडी गठबंधन के वो थे, बड़े पार्टनर थे, इनके अगुवाई में काम होने की संभावनाएं थी, लेकिन दोनों ही परास्त हो गए अपने अपने राज्यों में। तो उनकी जो स्थितियां हैं वो तो कमजोर हुई हैं। आप देखिए, स्टालिन तो खुद की सीट हार गए, वहां एक नई पार्टी ने इतना दबदबा कायम कर लिया कि अब वो कांग्रेस भी आगे होके कह रही है कि हम समर्थन देंगे। अब मुझे लगता है डीएमके या एडीएमके वहां तमिलनाडु में कोई सा भी एक घटक दल आराम से उसके साथ कोलिशन में सरकार बनाने के लिए तैयार भी हो जाएगा। ये तो खैर संभावनाएं हैं, आने वाले समय में कौन सा डीएमके आती है या एडीएमके आती है कि दोनों को परहेज नहीं है। वहां वैचारिक रूप से वो विजय ने जो इसके टीवी के सर्वे करवा, उन्होंने शुरुआत में बीजेपी से तो वैचारिक दूरी, विचारधारा के आधार पर दूरी बता दी थी, तो हो सकता है बीजेपी से नहीं ले, लेकिन वो डीएमके एडीएमके बाकी और जो छोटे दल है, चाहे कांग्रेस है या जो भी है, वो कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे अचंभे भरी बात है वो पश्चिम बंगाल की है। आप देखिए, जो भाजपा जनसंघ के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी जन्मस्थली है। अब उनके गृह राज्य में सरकार नहीं बना पाना, आजादी के बाद से ही प्रयास में थे। बीजेपी तो वहां 0 से स्टार्ट हुई है, पिछले कुछ समय से वहां बीजेपी का कोई ज्यादा दखल भी नहीं था, लेकिन जैसे आंकड़ों में तो आपने बता दिया 3 से 31 77 तक पहुंचे, अब सत्ता में भी आ गए। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर में 370 हटाने का आह्वान किया था, वो काम भी इसी सरकार ने पूरा किया, और उनके राज्य में सत्ता में लाने का काम भी इसी सरकार ने किया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसको मतलब नकारा तो नहीं जा सकता। लेकिन हम देखें तो एंटी इनकम्बेंसी भी ममता बनर्जी के साथ थी, तो वो उसका भी असर रहा। लेकिन सुरक्षा, महिलाओं में सुरक्षा की भावना, आरजीकर कांड कितना मतलब वो हुआ था, महिलाओं में कितनी सुरक्षा की भावना हो गई थी वहां।
आरजीकर मेडिकल जो छात्रा थी उसके साथ जिस तरीका रेप और हत्या हुई, उससे मतलब पूरा वहाँ महिलाओं में सुरक्षा का वातावरण हुआ। और टीएमसी की सरकार ने जो अपराधी थे उनका संरक्षण किया, इससे भी वहाँ लोगों में नाराजगी थी। और भी बहुत सारे कारण थे जिन पे अपन आगे चर्चा करेंगे। जी योगेंद्र जी। चलिए मैं विजय जी, मैं श्याम जी आपके पास में आना चाहूंगा। 3 राज्यों में सरकार बदली है, यहाँ पे अगर हम देखें 2 में वापसी हुई है। केरल में 10 साल बाद में कांग्रेस लौट रही है। पश्चिम बंगाल में चौका लगाते लगाते चूक गई है दीदी, वो खुद की सीट के लिए भी बड़े पशोपेश में है, वहां भी हाथ से सरकार निकल गई है। और अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में भी सरकार बदल गई है, वो एक पारी खेल पाए। अब क्या लगता है आपको कि वहां स्थितियां ये एंटी इनकम्बेंसी की भी रही, और जिन 2 राज्यों के अंदर सरकार में वापसी है वहां क्या फैक्टर काम किया होगा? देखिए, निश्चित तौर पर अमित शाह की रणनीति और प्रधानमंत्री जी का प्रचार और राजस्थान से बंगाल का लगाव, सुनील बंसल जो रणनीतिकार अमित शाह के थे, उन्होंने निश्चित तौर पर वहां रहकर के जो विपरीत परिस्थितियों में सत्ता को ला करके देने का जो काम किया, वह देश में एक नया संदेश देने का काम होगा आने वाले समय में। सही बता रहे थे प्रमोद जी, आपके सामने यूपी का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, झारखंड का हो गया, उत्तराखंड का चुनाव है। वहां आसानी होगी बीजेपी को ये कहने में कि हम पश्चिमी बंगाल में अगर आ सकते हैं तो बाकी जगह तो उनका खुद का अभी पंजाब में भी जो बदलाव किया है, क्या इस बदलाव का मतलब है कि बीजेपी इस तरफ बढ़ सकती है क्या? तो बहुत सारी चीजें आज प्रधानमंत्री जी जब 6 बजे भाजपा कार्यालय में आकर के जिस तरह से हमेशा वो संबोधित करते हैं, करेंगे वो क्या अपने। और देखिए, जयपुर के भाजपा कार्यालय में भी आज जो प्रधानमंत्री जी झालपूरी खा रहे थे, आज मुख्यमंत्री जी अपने कैबिनेट और सतीश पूनिया के साथ झालपूरी खा करके जश्न मना रहे थे। अब देखिएगा, एक वहां का रौनक हो गई है कि कलकत्ता में अब जो प्रधानमंत्री जी ने जिससे झालपूरी खाई थी, या वहां एक फेमस चीज हो जाएगी अलग तरह की। तो निश्चित तौर पे जो मैं कह सकता हूँ आप कि बंगाल की बात कर रहे हो, ये तो पूरे देश भर में, क्योंकि मोदी ने खाई थी और सफलता मिली है, तो प्रसाद के रूप मैं में तो आज यही बट रहा है भाजपा कार्यालय में। मैं तो कह रहा हूँ ना कि मुख्यमंत्री जी प्याज नहीं खाते, अब बिना प्याज वाली खा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं प्याज खाता हूँ, दिमाग नहीं खाता हूँ। तो देखिए, नए जश्न मनाने का जो तरीका है वो अलग अलग है। जी। फिर जिस तरह की स्थितियां हैं, निश्चित तौर पर तो अब बंगाल का तमिलनाडु में प्रसाद, श्याम जी, बंगाल का प्रसाद झालमुंडी के रूप में मिल रहा है, बाकी राज्यों की कोई चर्चा नहीं है कहीं से कुछ मिल रहा हो। और भी अब देखिए क्या कि पश्चिमी बंगाल में शासन आने का मतलब है 1980 में जनसंघ का शासन हुआ करता था। उसके बाद तो बीजेपी ने 3 से देखिएगा 77 के बाद अब पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है। जिस प्रकार से जो मन में इच्छा थी वो है। अब देखिए, तमिलनाडु में भी सत्ता परिवर्तन हो गया है। तमिलनाडु में जिस तरह का सत्ता परिवर्तन हुआ, उससे निश्चित तौर पे जिस विजन को तंग कर रहे थे, बहुत सारी चीजें कर रहे थे, 2 साल पहले जो पार्टी बनी वो सत्ता में आ गई। तो देखिए, परिवर्तन का दौर। और केरल में कांग्रेस आ गई, भाग्य है कांग्रेस का उदय हो गया कि भी कांग्रेस भी जीवित है। कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बन सकता आप अभी सुनील जो बंसल का भाई। जिक्र किया, यहाँ सचिन पायलट को भी प्रभारी बनाया हुआ था, उनका भी जिक्र करिए। देखिए, आज आज देखिए सचिन पायलट में भी अभी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हम कह रहे थे कि केरल में हम आएंगे, लेकिन कोई मान नहीं रहा था। तो अब सचिन पायलट की स्थिति राजस्थान में सुदृढ़ होने जा रही है। जिस प्रकार से थोड़े दिन पहले आपने भी देखा कि मदन राठौड़ कह रहे थे कि बहुत अच्छे व्यक्ति हम लेने के लिए तैयार हैं। अब राधा मोहन अग्रवाल को जवाब मिल गया है कि देखिएगा कि सचिन पायलट वो नहीं है बहरूपिया। वो बहरूपिया तो कहने की स्थिति में कह गए, लेकिन मदन राठौड़ ने उनको कहा बहरूपिया नहीं, अच्छे आदमी हम लेना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से आसाम में चले, मैं श्याम देखिए जी संभावना। वापस लौट रहा हूं आप लोगों के पास में। मैं प्रमोद जी आपका रुख करना चाहूंगा, समय कम है, मैं एक मिनट आप लोगों के पास में आना चाहूंगा। 2029 के चुनाव को लेकर के मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगा कि क्या 2029 पे फोकस है, राज्य एक आधार है, लेकिन 2029 एक लक्ष्य है बीजेपी का, अमित शाह का, नरेंद्र मोदी का। वो मैं इस वजह से पूछना चाह रहा हूं, साउथ पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है बीजेपी को। ये जो बेल्ट है, अब आप चले जाइए, आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, इधर गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, पूरी एक बेल्ट में बीजेपी का डंका है, हरियाणा है इधर। तो अब ये जो सीटें हैं उन पे फोकस करने की एक
रणनीति है बीजेपी की, तो इसी वजह से बंगाल सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि सीट जो है वहां संख्या ज्यादा है। तो योगेंद्र जी, बंगाल इलेक्शन के बाद में बहुत कुछ अब बदल गया है। भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में, अब जो बंगाल का टाइगर अब टीएमसी नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी होगी, तो ये अब जो टाइगर बदलेगा वहां, ये पूरे देश पे बड़ा असर पड़ेगा। आप जो 29 की बात कर रहे हैं, तो अमित शाह ने इस बात को लोकसभा में स्पष्ट कर दिया था कि पुरानी सीटों पर ही चुनाव होंगे, यानी कि वहां सीमांकन नहीं हो रहा। नारी शक्ति जो जो बिल उसका जनगणना का पड़ा है, 11वाड़ी जनगणना से अब 2023 का इन्होंने लागू किया है, तो 543 सीटों पर ही चुनाव है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में इन हालातों में जो देश में एक हवा बनी है, 2029 का अगर आज वोटिंग हो जाए तो 400 सीट ले जाए, स्थिति ऐसी हो रही है लोगों में, इतना जबरदस्त तरीके से हो रहा है। तो ये जो जैसे केरल का है, केरल तो भारतीय जनता पार्टी थी नहीं, वहां तो उन्होंने ना मेहनत करी ना प्रयास किया, कुछ किया ही नहीं। केरल में यूडीएफ गठबंधन जो जीत के आया है, तो इसमें प्रमोद जी ये तो नहीं कह सकते कि मेहनत नहीं की बीजेपी ने। किसकी सभाएं नहीं हुई केरल में? सारे नेताओं ने सभा कराई है। नहीं, देखो, केरल में पहले आपने एक सभा में, आप है ना, एक कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से अमित शाह कह था कि केरल हमारा लक्ष्य अभी नहीं है ना। हम उस जहां अच्छा करें, उनकी 2 सीट है, एक लोकसभा एक मेयर, है ना। उन्होंने क्या, हमारी 2 है, अभी हमारा वो बड़ा लक्ष्य हमने नहीं है, कॉन्फ्रेंस में साफ स्पष्ट किया था। और ना ही हम वो जीतने जा रहे हैं, क्योंकि अब अभी हमें वहां और मेहनत करनी है, ये बातें स्पष्ट रूप से कही गई थी। लेकिन उन्होंने जो बंगाल कहा था कि बंगाल हमारा लक्ष्य है और इसको हम जीत के वो करेंगे, तो मैं वो बात कह रहा हूँ। हो सकता है कि अगर वो प्रयास करते फिर भी हार जाते, ये इसमें कोई वो नहीं कर रहा, क्योंकि अभी केरल की स्थिति बहुत अलग है। लेकिन जो बंगाल के बाद में हालात बने हैं, बंगाल के बाद वो देश में एक तरह का नया परिवर्तन आया है, उसके बाद तो फिर केरल क्या, हर राज्य में इस बात को सोचा जाएगा, हर राज्य का नागरिक ये सोचा जाएगा कि ये वहां जीत गए, बंगाल जैसी जगह में जहां ममता बनर्जी क्या नहीं करती थी। जो बंगाल जिसने सबसे ज्यादा स्वतंत्र सेनानी शायद दिए होंगे, जो बंगाल जिन्होंने राष्ट्रगान दिया, राष्ट्रपति दिया, नहीं सारा दिया, उस बंगाल में देश के लिए सभाओं में अलग तरह की जैसे टिप्पणियां होती थी, मुस्लिमों को बड़ा चढ़ा के इस तरह की जो टिप्पणी होती थी, वो इन्होंने तोड़ा है जी। चलिए, समय कम है, मैं 1 मिनट राजीव जी और श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। राजीव जी, अभी ये चुनाव बीजेपी की बॉडी लैंग्वेज काफी मजबूत रहेगी, क्योंकि फिलहाल जिन राज्यों में चुनाव लड़ रही हैं वहां पे जीत रही है, और सबसे बड़ा क्योंकि यूपी की तरह एक बड़ा गढ़ जीता है पश्चिम बंगाल को भी, तो 2029 के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं, अगर विपक्ष को कहीं पे अपनी मजबूती दिखानी है तो उस बिखराव से दूर होना का ये विपक्ष के लिए एक सबक भी है, जिसमें मुझे लगता है कि एकजुट होना बहुत मुश्किल है इनका। विपक्ष का एकजुट होना तो बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से 2 राज्य अभी जो मैंने उल्लेख किया, तमिलनाडु और बंगाल के जो 2 बड़े क्षेत्रीय दल थे, उनके प्रमुख नेताओं की जो पराजय हुई उससे। लेकिन योगेंद्र जी, इसमें एक और आप ऐड कर लीजिए कि अब विपक्षी दलों को अपनी जो नीतियां हैं उसमें कहीं ना कहीं बदलाव करना पड़ेगा, अपने संगठन को कहीं मजबूत करना पड़ेगा। अब आप भाजपा देखिए, बंगाल में 27 से 30% मुस्लिम मतदाता है। मुस्लिम मतदाताओं का पूरा रुझान भाजपा विरोध में टीएमसी के पक्ष में रहा था। भाजपा ने ये साबित कर दिया कि हम बगैर माइनॉरिटी के वोट के भी बड़े बहुमत से सत्ता में आ सकते हैं। ये पहले भी उन्होंने साबित किया उत्तर प्रदेश के चुनाव में, अब बंगाल में भी कर दिया, असम में तो कर ही रहे हैं। असम में तो आप 35% के करीब माइनॉरिटी के वोटर है, लेकिन वो सब भाजपा विरोध में है। लेकिन अब उस वर्ग को भी सोचना पड़ेगा कि हमको इससे विरोध करना है, और दूसरे विपक्षी दलों को भी ये सोचना पड़ेगा कि हम एक ही वर्ग विशेष पे आश्रित नहीं रहे। दूसरे वर्गों, जिस तरीके का आरोप तुष्टीकरण का जो भाजपा लगा देती है उन पर, उससे भी बचाव का उनको अपना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। सब वर्गों में कैसे स्वीकार्यता बने, सत्ता में आना है, चुनाव जीतना है, तो सभी वर्गों को साथ लेना, सभी का साथ होना चाहिए, तभी होगा। अब भाजपा अब धीरे धीरे आप देखना मुस्लिम वर्ग में भी पैठ बनाना सोचेगी, और मुस्लिम समुदाय का भी एक ऐसा वर्ग, वो ये सोचेगा हम क्यों दूरी बना के रखें, विपक्षी दल तो हमारे साथ बस एक वोट की खातिर आते हैं। तो एक बदलाव की राजनीति में कहीं देख रहा हूँ 2029 तक कुछ ऐसा हो। जी योगेंद्र, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, विपक्ष का भी एक नायाब नमूना मैं आपको बताना चाहूंगा, सबके सामने है। यूं गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल
में ममता के सामने भी चुनाव की ताल ठोकी। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी से और दिल्ली में आम आदमी पार्टी से, पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ में जिस तरह की स्थिति बनी, उस पे अजय माकन ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। अगर आप बात करते हैं केरल में, तो वहां लेफ्ट के साथ में दूसरी जगह गठबंधन करेंगे, लेकिन केरल में लड़ाई करेंगे। तो ये एक बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस है, लेकिन कहाँ, मुझे तो लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश जो महत्वपूर्ण है, वहां भी अखिलेश और इनकी पटरी पटेगी कि नहीं पटेगी। मैं श्याम जी आपके पास में आना चाहूंगा। तो विपक्ष की एकजुटता के लिए तो बड़ा लेसन है कि आप एक एक राज्य में से आउट होते जा रहे हैं, फिर भी लेकिन सबकी अपनी अकड़ है। तो यहाँ ये अकड़ कायम रहेगी। देखिएगा, समय परिस्थिति बदलाव करने की तरफ जाती है, लेकिन जिस प्रकार से बंगाल में चुनाव अलग लड़े, केरल में अलग तरह के चुनाव लड़े, कांग्रेस की रणनीति के तहत जिस प्रकार से बनानी चाहिए, क्यों नहीं बन पा रही वो तो वो जाने। लेकिन गठबंधन अब जिस प्रकार से, कि देखिए क्या कि एनडीए का गठबंधन मजबूत होता नजर आ रहा है, क्योंकि अब लोग एनडीए के साथ जाना पसंद करेंगे। कांग्रेस वाले गठबंधन यूपी के साथ कमजोर स्थिति हो जाएगी। अब नहीं तो बंगाल के अगर ममता जी आ जाती तो ममता बहुत बड़ी स्थिति पैदा करती और प्रधानमंत्री का दावेदारी करने लग जाती। अब वो दावेदारी खत्म हो गई है। अब देखिए, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से कि मैं कह सकता हूँ कि बंगाल में 6% मत ज्यादा लिए बीजेपी ने, 45 से 6% बढ़ गए। और मैं कह सकता हूँ कि 11% वोट एसआईआर के तहत काटे गए, 91 लाख। तो उस खेल तो देखिए एसआईआर का बहुत कुछ पड़ा है। देखिए जिस तरह से फर्जी मतदाता वोट डालते थे, करते थे, सारी चीजें अगर कायम रहती, फिर ममता की स्थिति वो नहीं होती जो आज हो रही है। क्योंकि देखिए बीजेपी ने इस चीज को समझ करके एसआईआर समय पर करा करके, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सपोर्ट तो नहीं कह सकते, निष्पक्षता के लिए कहा कि भाई आप हर को निष्पक्ष मत मानिए। हम वो कह रहे हो कि भाई आप चुनाव आयोग को भी कंट्रोल करो और वो उसकी कार्यप्रणाली में दखल करो। वो दखल नहीं देने के बाद भी जिस प्रकार से रणनीति अमित शाह की रही, उसका परिणाम है कि बीजेपी बंगाल में कमल खिला पाई। नहीं तो कमल कहाँ खिलता, कमल तो खिलने की चले, स्थिति मैं में माफी नहीं था। चाहूंगा श्याम जी, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव मैं रोकना चाहूंगा। तो खैर चले, हमारे साथ ये विश्लेषक के रूप में 3 सीनियर जर्नलिस्ट जो वर्तमान जो स्थिति है 5 राज्यों की, उसको लेकर के अपने व्यूज बताए हैं उन्होंने। और जो विपक्ष का बिखराव है, उसके लिए भी इन चुनाव में, ये नतीजों में एक लेसन छिपा हुआ है, अगर वो मानना चाहें तो। बाकी तो अपनी मर्जी है, लेकिन 29 के लिए जो रास्ता साफ करते जा रहे हैं अमित शाह एक चाणक्य के रूप में, वो काफी कारगर होते साबित दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। विशेष पेशकश हमारी आपका फैसला में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।